डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं अलगाववाद, जो उग्रवाद के रूप में भी होता है। और अलगाववाद का अगर सीधा कॉन्सेप्ट इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक ऐसा समस्या है जिसके माध्यम से कुछ हिंसात्मक ग्रुप हथियार के बल पर भारत से अलग राष्ट्र का निर्माण की बात करते हैं और इसके लिए वो हत्याएं करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं। ये सारी समस्याएं अलगाववाद या उग्रवाद की समस्या में देखे जाती है। अलगाववाद या उग्रवाद की समस्या वर्तमान समय में ये समस्या अगर हम देखें तो दो जगह पे कंटिन्यू कर रही है। एक नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों में और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर में। इसके पहले कुछ समय तक बहुत कम समय तक इस प्रकार का हिंसात्मक आंदोलन पंजाब प्रांत में भी देखा गया, खालिस्तानी मूवमेंट, जिसे 1984 में पूरी तरह से दबा दिया गया। तो आज हम बात करते हैं कि उग्रवाद या अलगाववाद खास करके कहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में किस प्रकार से है और ये कब से प्रारंभ हुआ। नॉर्थ ईस्ट की जो संरचना है उसको हमें पहले समझने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब आप जानते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं कि 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर वाला ये राज्य है, पूर्वोत्तर भारत, जिसमें कुल जनसंख्या लगभग 4% के राउंड है, 3.9 के परसेंट के आसपास। और इसकी जो कुल भौगोलिक सीमाएं हैं वो भारत के कुल भूभाग का 8% है। तो जनसंख्या कितनी है इसकी, लगभग बहुत कम है, 4% के आसपास। और ये इसका भारत के क्षेत्रफल में इसका टोटल परसेंटेज 8% के आसपास है। ऐसे स्थिति में अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में थोड़ा ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो अगर हम ये देख सकते हैं कि 1835 के पहले, 1835 के पहले ये अपने एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, पहाड़ी राज्य, स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे जो है 1935 के बाद भारत के भूभाग में समाहित किया, उसको मिला लिया। तो ये प्राचीन काल से नहीं है बल्कि वर्तमान समय में इसको हम देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ा विषम भौगोलिक स्थिति है। उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं आप जानते हैं कि जो हिमालय है, हिमालय का ये पूरी जो पश्चिमी विस्तार है वो नॉर्थ ईस्ट में जाती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। और दुर्गम पहाड़ियाँ होने के साथ, दुर्गम पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि जो पूर्व की तरफ से मानसून इंटर करता है तो नॉर्थ ईस्ट होके इंटर करता है और ऐसी स्थिति में वो पहाड़ों से टकरा करके भारी वर्षा करता है। तो वहाँ पर भारी वर्षा का क्षेत्र है, भारी वर्षा का क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट है। मानसेराम, चेरापूंजी जैसी जगह आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। इसका एक दूसरा परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं, घने जंगल हैं। और ये कैसे जंगल हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सदाबहार जंगल है, यानी इसमें हमेशा जो है पेड़ जो हैं वो हरे भरे रहते हैं और लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो काफ़ी घने जंगल का क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट। अब अगर हम इसके चीज़ों को एनालिसिस करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि समतल मैदान की कमी है, जहाँ पर कि मिनरल्स की कमी है, जहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो काफ़ी विस्तार से बहती है। उसके अलावा आप यहाँ पे नदी मार्ग नहीं देख सकते, नदियाँ कम हैं, तो नदी नहीं है यहाँ पे, समुद्र का क्षेत्र नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप नॉर्थ ईस्ट की कल्पना करते हैं तो एक ऐसा राज्य जिसमें कि समतल भूमि नहीं होने के कारण कृषि कार्य
बहुत व्यापक स्तर से नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये है कि घने जंगल होने की वजह से, पहाड़ियाँ होने की वजह से, लगातार वर्षा का क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे यातायात या कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो पाया। जैसे ना तो रोडवेज़ का सही से निर्माण हो पाया, ना ही आप कह सकते हैं रेलवे का, ना एयरपोर्ट, ना टेलीफोन, मोबाइल टावर अब जो है वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के स्तर पर भी ये एक बड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है। रोजगार के स्तर पर भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े इंडस्ट्री नहीं है। उसका काउज ये है कि मिनरल्स का कमी, यातायात की कमी, घने जंगल एंड पहाड़ियाँ। अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर की जनसंख्या जो है मात्र 4% है। तो ऐसे क्षेत्र में के जो सांसदों की संख्या है, एमपी की संख्या है, जो जनप्रतिनिधि की संख्या जो सेंट्रल में आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनकी संख्या भी बहुत यहाँ पर कम है। इसीलिए कोई बड़ी राजनीतिक दल ऐसे क्षेत्र में जा कर के अपना राजनीतिक विस्तार नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो भाषा है वो भाषा और यहाँ की जो कल्चर है वो कल्चर भी शेष भारत से अलग है। इस वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो अपनी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसी प्रकार यहाँ के जो लोग हैं उनकी शारीरिक बनावट, उनकी धार्मिक, उसकी शैक्षणिक, उनकी सांस्कृतिक, ये शेष भारत से अलग होने के कारण जो शेष भारत के लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपने जैसा ना पाते हैं। उसे कभी वो नेपाली या किसी और देश का लोग समझ करके उसके जैसा ट्रीट करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ की वजह से आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो एक व्यापक विकास की प्रक्रिया होनी चाहिए, चाहे वो औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, ये सब किसी न किसी स्तर पर बाधित रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो अलग अलग जनजाति वाले लोग हैं और प्रत्येक जनजाति की अपनी अपनी एक विशेष प्रकार की कल्चर होती है और वो अपने कल्चर को रिच करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। इन्हीं सारी परिस्थितियों के बीच नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद का आंदोलन, उग्रवाद का आंदोलन भी प्रारंभ होता है, क्योंकि लंबे समय तक विकास की गति यहाँ पे रुकी हुई थी। लंबे समय पर यहाँ के लोगों की उन्नति और जो उनका उत्थान है वो किसी न किसी तरह से बाधित रहा। तो ये एक ऐसी परिस्थितियाँ उभर कर लाती है जिससे कि लोगों के अंदर एक असंतोष है और वो असंतोष किसी भी समय वो फूट सकता है या किसी भी समय वो असंतोष का फ़ायदा उठाकर कुछ अलगाववादी तत्व इसे अपने लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या के पीछे वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, वहाँ की सामाजिक, बहुत सारे वहाँ की राजनीतिक स्थिति, ये सब के सब कुछ न कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। और इसी के साथ साथ जो भी वहाँ पे अलगाववादी आंदोलन उत्पन्न हुए वो सब इसी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े हैं। इसमें से अगर हम देखें तो 4 प्रकार के जो आंदोलन हैं वो सबसे ज़्यादा गंभीर चुनौती भारत के समक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं। उसमें से एक है उल्फा, दूसरा है NSCN, फिर तीसरा है NLFT एंड चौथा है यहाँ पर NDFB। ये 4 प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो समय समय पर चुनौतियां उत्पन्न करते रहती है। उल्फा के फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। उसके बाद NSCN जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तीसरा है
NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड NDFB जिसे हम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के नाम से जानते हैं। आइए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि उल्फा के बारे में हम बात करते हैं कि उल्फा क्या है या किस तरह से ये उभर करके सामने आया है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं उल्फा की, उल्फा जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसका गठन 7 अप्रैल 1979 को किया गया है। इसका गठन किया गया 7 अप्रैल 1979 को। रंगघर एक जगह है असम में, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया और उस समय इसमें कई महत्वपूर्ण फाउंडर मेंबर रहे, जिसमें से एक है परेश बरुआ, दूसरा है अभिजीत असोम, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, अनूप चेतिया, अरविंद राजको, इस तरह के कई नाम हैं। और प्रारंभ में इन लोगों ने जो उल्फा बनाने का जो उद्देश्य रखा, वो उद्देश्य क्या रखा, इस पर बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखिए कि उल्फा का निर्माण कहाँ पे हुआ। तो अगर हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से बहती है, तो इधर है उत्तर असम, मतलब असम का उत्तरी भाग, यहाँ पर है दक्षिणी असम, दक्षिणी असम है यहाँ पर है मणिपुर, और ये वाला भाग जो है वो बांग्लादेश का है। तो उल्फा जो है वो अपना कार्यक्षेत्र इसमें प्रारंभ करती है और इसका एक उद्देश्य था ग्रेटर असम का, एक बृहत असम, एक देश या एक राष्ट्र का निर्माण करना जो संप्रभु हो। लेकिन प्रारंभ में ये इस प्रकार के अलग राष्ट्र की बात नहीं करता था, बल्कि प्रारंभ में इसने जो अपना आंदोलन प्रारंभ किया उसका मूल रूप से 3 टारगेट था। पहला टारगेट उसका ये था कि हम जो है असम में जो हमारी कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हम रीच करें, उस संस्कृति को हम बढ़ावा दें, नंबर 1। नंबर दूसरी बात उसमें कहा गया कि जो हमारा धर्म है, उस धर्म को भी हम प्रसारित करें, जो हमारा उसमें कमियां हैं उस कमियों को भी हम दूर करें। और तीसरी बात इसमें इस बात को रखी गई कि हमारे कुछ सदस्य जो हैं वो लुटियन जो दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में राजनीतिक दलों के ऊपर, राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर ये दबाव बनाएंगे कि वो हमारे क्षेत्र के बेहतरी के लिए कुछ न कुछ नियम का निर्माण करें और इससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये एक अगर आंदोलन हम देखें तो ये एक आंदोलन प्रारंभ होता है, प्रारंभ में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से कि हम इन सब चीज़ों का उत्थान करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया। जब धीरे धीरे लोग इनके साथ जुड़ने लगे, तब इन्होंने अपने संगठन का विस्तार करने के साथ साथ शक्ति, यानी कि शक्ति, पावर गेन करने का भी निर्णय किया। इसके संदर्भ में क्या हुआ कि इसी समय अगर आप कहें तो यहाँ पे बर्मा में एक मूवमेंट चल रहा था, या जिसको हम लोग नाम दिए थे, जिसका नाम था कांची इंडिपेंडेंट KIA, कांची इंडिपेंडेंट आर्मी। और कांची इंडिपेंडेंट आर्मी जो है स्वतंत्र अपना एक देश के निर्माण के लिए बर्मा के सैनिकों के साथ अपना युद्ध चला रहा था। तो उल्फा का संबंध हुआ कांची इंडिपेंडेंट आर्मी के साथ और 1987 तक, 1987 तक
KIA यानी कांची इंडिपेंडेंट आर्मी ने उल्फा को दो चीज़ प्रोवाइड किया। पहला कि उल्फा को हथियार दिए और दूसरा एक नई विचारधारा दी, और उस विचारधारा में उसने कहा कि आप भी एक अलग राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना हिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ करें और उसको हम यानी KIA जो है उसको सपोर्ट करेगी। तो अब जो उल्फा अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ा लिया था और उसके पास हथियार का आगमन भी हो गया, इसीलिए 1987 से उल्फा हिंसात्मक गतिविधियों में जुड़ गया, है ना। और शुरुआती दौर में उसने क्या किया कि जो असम के चाय बागान में हिंदी भाषी मजदूर जो ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश से जाकर वहाँ पर मजदूरी करते थे, ईंट भट्टों में मजदूरी करते थे, उनको अटैक किया और उनकी हत्याएं की। उनसे कहा गया कि आप जो है हमारे क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। इसके बाद फिर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया वहाँ के जो ज़मींदार, जो बंगाली ज़मींदार थे उनके ऊपर, जो साहूकार थे उनके ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के ऊपर अपना अटैक करते और घने जंगलों में छुप जाते, या उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना के रखा था बर्मा, तो बर्मा की तरफ भाग जाते। इसी तरह से कई बार वो बांग्लादेश की तरफ भाग जाते। यहाँ पर भूटान है तो वो भूटान की तरफ भी जो है वो मूव करते थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और वो अटैक लगातार कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ी घटना देखी गई 1990 में। 1990 में क्या हुआ कि उल्फा ने लॉर्ड स्वराज पाल के भाई सुरेंद्र पाल की हत्या कर दी। सुरेंद्र पाल या उनका जो परिवार था वो असम में सबसे बड़ा औद्योगिक घराना था। अगर हम उसे कहें तो जैसे बिहार या झारखंड में टाटा का एक घराना था, उसी तरह से या उसी के समकक्ष एक घराना था लॉर्ड स्वराज पाल का। तो जब उन्होंने सुरेंद्र पाल की हत्या की तो स्वराज पाल ने अपने पूरे बिजनेस को लेकर ब्रिटेन चले गए, जिसके तुरंत बाद 1990 में उल्फा को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि अब आप किसी भी प्रकार की ना तो कोई राजनीतिक गतिविधियां करेंगे, ना किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक या आर्थिक गतिविधियां करेंगे। जिसके बाद उल्फा धीरे धीरे करके छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से बहुत सारी ऐसे गतिविधियां कर रही थी जिससे कि न केवल सामाजिक नुकसान हो रहे थे बल्कि व्यापक स्तर पर आर्थिक नुकसान भी देखे जा रहे थे। उदाहरण स्वरूप कि उल्फा ने कच्चे तेल, जो डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जो कच्चे तेल के पाइपलाइन हैं उसको उन्होंने उड़ा दिया। इसी प्रकार से जितने मालगाड़ी वगैरह जाते थे, रेलवे ट्रैक, उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको ध्वंस कर दिया। साथ ही साथ जो हमारे सैनिक थे, हमारे असम राइफल्स के जवान थे, उनके ऊपर घात लगाकर अटैक करके उनके हथियार लूटे। तो ये सारी गतिविधियां वो करते रहते थे और उनके दो हेडक्वार्टर बने हुए थे, एक बर्मा में और दूसरा चीन के उन्नान जगह पे। वहाँ से वहाँ भाग जाते थे। उल्फा का ये भी मांग था कि जो हम ग्रेटर असम बना रहे हैं उसमें मणिपुर और बांग्लादेश के भी कुछ पार्ट होंगे। तो इस तरह से वो अपनी गतिविधियां बांग्लादेश में भी करने के लिए करते ही रहते थे। ये सारी चीज़ें जब चल रही थी 2000 के अराउंड उन्होंने राजनीतिक हिंसा भी प्रारंभ कर दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री के भाई की हत्या कर दी। तो ये जब चीज़ें व्यापक स्तर पर होने लगी और इसको रोकने के लिए असम पुलिस या असम राइफल्स अकेले बहुत कारगर नहीं हो रही थी, तब भारत सरकार ने 2003 में उल्फा को नियंत्रित करने के लिए एक ऑपरेशन ऑल आउट संचालित करने का निर्णय लिया।
ऑल आउट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें कि न केवल असम के पुलिस को शामिल किया बल्कि असम राइफल्स को शामिल किया गया। इसके साथ साथ जो असम में बीएसएफ के जवान थे उसको शामिल किया गया। असम में जो सेना थी भारतीय सेना उसको सम्मिलित किया गया एवं इसमें भूटान की रॉयल आर्मी को भी शामिल किया गया और एक व्यापक आंदोलन व्यापक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई जिसमें कि उल्फा के कई सौ लोग जो हैं उसमें मारे गए, उनके बहुत सारे शिविर को नष्ट किया गया और उसकी ताकत को जो है लगातार कम कर दिया गया और ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा था। जब ये ऑपरेशन बहुत सक्सेस हो रहा था और जब उल्फा को ये लगने लगा कि अब उसके अस्तित्व अब जो है उसकी खतरे में है, तब फिर ऐसे स्थिति में उल्फा ने एक शांति वार्ता की मांग रखी और उसने कहा कि हम भारत सरकार के साथ शांति वार्ता करना चाहते हैं। भारत सरकार ने कहा ठीक है, हम आपके साथ शांति वार्ता करेंगे, पर उल्फा ने जो है इस शांति वार्ता को करने के लिए उल्फा ने 3 शर्तें रख दी। उसने पहला शर्त ये रखा कि जो शांति वार्ता होगी वो यूएनओ के निगरानी में होगी। ठीक है। दूसरी बात कहा उन्होंने कि जो शांति वार्ता होगी वो किसी तीसरे देश में होगी। भारत सरकार ने कहा तीसरा देश का मतलब बोला एक देश तो भारत सरकार है, दूसरा उल्फा मतलब ग्रेटर असम एंड तीसरा जो जिसके यहाँ करना है। और थर्ड उसने बोला कि जो है असम को यानी ग्रेटर असम को संप्रभुता मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने इस शांति वार्ता के सारे पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया और अपनी जो अभियान है उस अभियान को वो लगातार चलाते रहे। 2007 आते आते उल्फा को जब ये लगने लगा कि अब उसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, तब उसने ये सभी शर्तों को एक तरह से विड्रॉ कर लिया और कहा कि हम आपके साथ बिना किसी शर्त के साथ वार्ता करना चाहते हैं। भारत सरकार ने कहा ठीक है, हम इसको देखेंगे और फिर ये आगे बढ़ा और 2011 में उल्फा की शक्ति को और भी कमज़ोर हुई उसकी शक्ति, क्योंकि इसके विरुद्ध बांग्लादेश में एक संयुक्त अभियान चला। बांग्लादेश में उल्फा ने लगभग 10 से अधिक ट्रकों में हथियार एकत्र किए और उसे जो है भारत भेजने की तैयारी कर रही थी। तब तक वहाँ की जो सरकार थी उसने उस पर एक्शन लिया और उनको जब्त किया और वहाँ की सरकार ने जो है परेश बरुआ के ऊपर मुकदमा चलाया, उसे उम्र कैद की सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई, लेकिन तब तक वो पलायन कर चुका था। तो ये इन सारी गतिविधियों में जो है उल्फा जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर होता जा रहा था और उसकी जो मारक क्षमता थी वो ख़त्म हो रही थी। 2011 में उसने फिर से वार्ता की मांग की। तब भारत सरकार ने 2013 में एक वार्ता तंत्र की स्थापना की जिसे त्रिपक्षीय वार्ता तंत्र कहा गया। इस त्रिपक्षीय वार्ता तंत्र में एक पक्ष भारत सरकार थी, दूसरी पक्ष जो है वो असम की सरकार थी और तीसरा पक्ष जो उल्फा था, और इसके अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व गृह सचिव पी.सी. हल्दर। इसमें कहा गया कि आप जिस प्रकार से भी आगे बढ़ेंगे हम लोग आपको सहयोग करेंगे, लेकिन शांति के साथ चीज़ें होनी चाहिए, हथियार जो है उसको आपको डाउन करना है। इसको लेकर के जब ये वार्ता तंत्र स्थापित हुई तो उल्फा 2 भागों में विभक्त हो गया, यानी कि उल्फा में आपस में फूट पड़ा और इसमें कहा गया एक तंत्र उल्फा का वार्ता में सम्मिलित हुआ और जो दूसरा तंत्र था उल्फा का, जिसको हम लोग उल्फा आई
उल्फा इंडिपेंडेंस कहते थे। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो परेश बड़वा थे। उन्होंने इस वार्ता तंत्र में शामिल होने से मना कर दिया। ये वार्ता तंत्र काफ़ी सक्सेस रहा और इसके बाद जो है कई ऐसी घटनाएं उभर करके सामने आई जिससे ये लगा कि हाँ, अब जो है उल्फा पे नियंत्रण हो सकता है। इस वार्ता तंत्र के बाद नवंबर 2015 में लगभग 4000 उल्फा के उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया। जब उल्फा अपने पीक पे थे तो लगभग उसके पास 10,000 या मोर देन 10,000 उसके पास लड़ाके थे जो हथियारबंद थे। उसमें से सबसे समय समय पर वो सरेंडर करते रहे और सबसे बड़ा जो देखा गया नवंबर 2015 में लगभग 4000 से अधिक उल्फा के उग्रवादियों ने सरेंडर किया। भारत सरकार ने भी उनके लिए कई ऐसे प्रोग्राम को लॉन्च किए जिसके तहत अगर जो सरेंडर करने वाले उग्रवादी हैं उनको सरकार ने कहा कि हम आपको 3500 रुपये पर माह गुजारा भत्ता दिया जाएगा और साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपीस जो है वो जमा कर दिए जाएंगे और इसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आप 3 साल तक 3 इयर्स तक आप किसी भी प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन से बाहर रहें। तो ये एक बड़ा व्यापक प्रभाव उभर करके सामने आया। इसी प्रकार जब हम आगे देखते हैं तो लास्ट ईयर यानी कि 2023 में भी उल्फा के जो एक और धड़ा था उसने भी सरेंडर करने की बात कही। सिर्फ उल्फा आई को छोड़कर उल्फा के अरविंद राजकोह ग्रुप इसने भारत सरकार के साथ बात की और दिसंबर 2023 में इसके लगभग 700 लड़ाके जो है वो भारत सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए। लेकिन अभी भी जो परेश बड़वा का ग्रुप है उल्फा आई, ये चीन और बर्मा के कई शिविरों में छुप करके अपने आतंकी और हिंसात्मक आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ये उल्फा जैसी समस्या जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है, क्योंकि अब इनके एक्टिव मेंबर्स की संख्या 200 से भी कम है। जहां पहले 12,000 10,000 जैसे लड़ाकू हुआ करते थे, अब इसकी संख्या मात्र 200 के आसपास है और उसे भी सरकार बहुत जल्दी ही नियंत्रित कर लेगी। तो उल्फा जैसी जो समस्या है उसका समाधान तो एक कठोर कार्रवाई के माध्यम से हुआ, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने ये भी कहा कि इस प्रकार की कोई समस्या भविष्य में ना उभरे। ऐसे में हमें उस क्षेत्र में लगातार विकास करते रहना होगा, वहाँ के कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना होगा। इसीलिए सरकार ने कई परियोजनाएं जो है नॉर्थ ईस्ट और विशेष करके असम के लिए लागू की। उसमें से एक परियोजना यह भी है कि जिसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा नॉर्थ ईस्ट में प्रोवाइड की जाती है, जिसका लगभग 70% गृह मंत्रालय उसका भुगतान करता है, 20% जो कस्टमर है वो उसका भुगतान करता है और 5% जो है जो एजेंसियां इसको प्रोवाइड करती है वो इसमें भुगतान करती है। तो इससे एक कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात ये है कि युवाओं को इस प्रकार की गतिविधियों से ज़्यादा दूर रखा जाए, इसीलिए सरकार ने उनको देश के विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ताकि आप देश के अन्य क्षेत्र में जाएं और वहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपना विकास करें, बेहतर नौकरी, बेहतर जॉब प्राप्त करें। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जो उनके माता पिता उस क्षेत्र में रहते हैं, उनका शेष भारत के साथ जो है एक निकटता बढ़ रही है और भारत
में उनको लगता है कि ये हमारा देश जो है वो हमारे लिए लगातार प्रयास कर रही है। और प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे स्पेशल पैकेज, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिससे कि इनकी जो संख्या है वो लगातार रिड्यूस हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सरेंडर कर रहे हैं और समाज के मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारे जो 3 और अलगाववादी संस्थाएं हैं यहाँ पर, वो भी लगभग इसी तरह के गतिविधियों में संचालित हैं और उनके साथ भी लगभग इसी तरह के 2 कार्रवाइयाँ हो रही है। एक तो उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और दूसरा उनके खिलाफ, उनके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करके उन लोगों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू।